राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस YouTube वीडियो में ब्रिटिश कैबिनेट की चर्चा करेंगे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल का अभिप्राय क्या है, मीन्स ऑफ कैबिनेट, इसका महत्व क्या है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका गठन कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनको हम शामिल करते हैं ब्रिटिश कैबिनेट में, और साथ ही हम आज इस YouTube लेक्चर में हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर भी देखेंगे कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। इस मुद्दे पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट का अभिप्राय क्या होता है। मीन्स ऑफ कैबिनेट। ब्रिटेन में चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में एक राजनीतिक समिति को हम एक ऐसी समिति को जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव पावर्स का प्रयोग करती है, उसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी एक ऐसी पॉलिटिकल कमेटी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करे, उसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। और इस मंत्रिमंडल में, इस कैबिनेट में जो नेतृत्व करता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जिसे वहाँ का जो जनता का सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें बहुमत होना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री ही संसद के सदस्यों में से, ब्रिटिश पार्लियामेंट में से कुछ लोगों को उस राजनीतिक समिति के लिए चुनता है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। अगर हम मुनरो के शब्द में बात करें तो मुनरो कहते हैं, मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जाता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो हमने देखा कि मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के ऊपर ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाती है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती है। अब हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, जो कि एक संसदीय शासन व्यवस्था है, उसमें महत्व क्या है कैबिनेट का, हम इस मुद्दे के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट इन ब्रिटिश पॉलिटी। क्योंकि ब्रिटेन में हम चर्चा कर रहे हैं बार बार कि संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक कार्यपालिका, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो ब्रिटिश सम्राट होता है वो औपचारिक प्रधान होता है वहाँ की सरकार का। जो वास्तविक शक्तियाँ होती है कार्यपालिका की, उसका प्रयोग वहाँ की कैबिनेट करती है। तो कैबिनेट वास्तविक कार्यपालिका है जो सम्राट की ओर से समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेता है डाइसी, वो कहते हैं, यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका शक्तियों का केंद्र है वो कैबिनेट है।
लोवेल के शब्दों में यह राजनीतिक महराब की आधारशिला है। यानी ब्रिटिश विद्वान लोवेल कहते हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट है वो राजनीतिक महराब है, उसकी आधारशिला है। इट मीन्स जो राजनीति का टॉप नेतृत्व है उसकी आधारशिला है कैबिनेट। बेजोहोट कैबिनेट को एक हाइफन कहते हैं। बेजोहोट के शब्दों में हम बात करें, कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सवा है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। यानी कैबिनेट वहाँ संसद को और वहाँ के मंत्रिपरिषद को आपस में मिलाने वाली कड़ी है, एक जोड़ने वाला आधार बिंदु है। एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो बहुत बड़े विद्वान भी थे, रैमजे म्योर। वो लिखते हैं कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक है। यानी राज्य रूपी जो जहाज है उसका जो चालक है वो कैबिनेट है। यानी देश के शासन सत्ता का संचालन कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। रैमजे म्योर तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रिटेन में धीरे धीरे कैबिनेट की डिक्टेटरशिप आ गई है, कैबिनेट का अधिनायकत्व आ गया है। यानी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि समस्त शक्तियों का केंद्रण है वो कैबिनेट में हो गया है और ये अति शक्तिशाली इकाई हो गई है। खैर, कैबिनेट का महत्व तो है, लेकिन रैमजे म्योर की बातों में कुछ अतिशयोक्ति भी है। अब हम अगले बिंदु के रूप में ये देखेंगे कि कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैबिनेट का गठन कैसे होता है। ए फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट में का नेतृत्व करता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो कैबिनेट का गठन किया जाता है उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है, लेकिन सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो जनता का सदन है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो, तो सम्राट अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इन परिस्थितियों के अलावा सम्राट अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी अपनी इच्छा से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री वही बनेगा, उसी राजनीतिक दल का बनेगा जिस राजनीतिक दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त है। बहुमत का तात्पर्य ये है कि किसी भी सदन में आधे से एक सदस्य ज़्यादा हो तो उसे हम बहुमत कहते हैं। ब्रिटिश संसद है वो दो सदनों से मिल के बनी है। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे हम लॉर्ड सभा कहते हैं, दूसरी है हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे हम कॉमन सभा कहते हैं। तो ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसमें आधे से एक सदस्य जिस राजनीतिक दल के बन जाते हैं, ब्रिटेन का सम्राट उसी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। और जब एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है उसके बाद फिर मंत्रियों की नियुक्ति शुरू होती है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की लिस्ट बना के देता है और अपने राजनीतिक सहयोगियों की, और वही व्यक्ति फिर सम्राट उन्हीं व्यक्तियों को जिनकी लिस्ट प्रधानमंत्री ने सौंपी है मंत्रिमंडल की, उन्हीं मंत्रियों को वो शपथ दिलाता है सम्राट। फिर तो मंत्री बन कौन सकता है? परंपरा ये है कि मंत्री वही बनेगा जो संसद का सदस्य होगा, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर हो या हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों सदनों में किसी भी सदन का व्यक्ति है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन सदन का सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है
तो प्रधानमंत्री उसे 6 महीने के लिए मंत्री बना सकता है। लेकिन 6 महीने होते होते उसे चाहे लॉर्ड सभा का या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स का कॉमन सभा का सदस्य बनना होगा, तभी वो आगे मंत्री रह पाएगा, वरना 6 महीने बाद उसे मंत्री पद त्यागना होगा। अब कौन मंत्री बनते हैं, तो एक चर्चा ये चली कि संसद का सदस्य होना जरूरी है। दूसरा, प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाता है जो योग्य होते हैं, जिनकी स्थिति राजनीतिक दल में थोड़ी मजबूत होती है। मंत्री बनाते वक्त भौगोलिक और समुदायों को प्रतिनिधित्व भी देना पड़ता है। जैसे अपने भारत में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, उसकी विशिष्ट पहचान भी होनी चाहिए। ऐसे कुछ आधार हैं जिनको लेके प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हालांकि ऐसा है नहीं, प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से सारे काम करता है। इसीलिए एक विद्वान है एमरी, वो लिखते हैं कि वास्तव में किसी अधिनायक को ही कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्तियाँ प्राप्त है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अब हम चर्चा ये करें कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो पदाधिकारी हैं, एक प्रधानमंत्री हैं जो नेतृत्व करते हैं, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के 2 पदनाम हैं, एक है प्रधानमंत्री और दूसरा उन्हें राजकोष का प्रथम लॉर्ड भी कहा जाता है, ए फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री को चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। भारत में जिन्हें मंत्री कहा जाता है उन्हें ब्रिटेन में सेक्रेटरी कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। अपने जैसे गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो उन्हें हम गृह मंत्री का पद नाम देते हैं। वहाँ अगर ये है तो इन्हें गृह सचिव कहा जाता है। तो गृह विभाग का सचिव होता है, उपनिवेशों का सचिव होता है, विदेश विभाग का सचिव जिसे हम विदेश मंत्री बोलते हैं, वहाँ उसे विदेश विभाग का सचिव कहते हैं। और मंत्रिमंडल में लगभग 18 से 20 मंत्री होते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, विभिन्न विभिन्न विभागों के। तो आज हमने जो चर्चा की वो हमने चर्चा की कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसका महत्व क्या है, उसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा कैसे किया जाता है, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में होते कौन कौन से मंत्री हैं। तो हमने देखा कि मंत्रिमंडल में एक नेतृत्व करता होता है प्रधानमंत्री और बाकी 17-18 और मंत्री होते हैं। इनका आकार हालांकि निश्चित नहीं होता, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर ये बहुत बड़े भी नहीं होते, लगभग 20 के आसपास होते हैं। अगले YouTube वीडियो में हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अंतर देखेंगे, मंत्रिपरिषद की कार्यपद्धति और कार्य देखेंगे और मंत्रिमंडल की शक्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो YouTube वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इसको लाइक करें आप। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।